ठीक है, यूपीएससी वाले चूँकि 5 को एग्ज़ाम है तो कुछ हम टॉपिक्स को रिपीट कर रहे थे। कल मैंने कुछ टॉपिक पढ़ाया था जिसका वीडियो भी अपलोड हो गया है। ठीक है, कल ही का वीडियो था, कल ही अपलोड भी हो गया है, तो उस वीडियो को देखिएगा। उसमें जितने टॉपिक्स है और जिस तरीके से, तो उसको सर्च कीजिएगा। देखिए सबके आंसर हमारे पास हैं, सबको हमने लिखवाया हुआ भी है, नहीं तो लिखवा देंगे। लेकिन आप यदि खुद से सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी। जैसे आप लोगों को पता चला होगा खोजने के क्रम में, जैसे गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार कब स्थापित किया गया था? तो 1995 में गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना। तो जब खोजते हैं तो ये थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ दिख जाता है। ठीक है, पहला गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला था? क्योंकि अभी रिसेंट है, ज़्यादा 20-25 साल कुछ होता नहीं है यदि देखा जाए तो 95 में शुरू हुआ था और जूलियस नेरेरे को मिला था। जूलियस नेरेरे, एक आध बार पूछ देता है। ठीक है, अभी जो क्वाड का समिट हुआ है कहाँ पर हुआ? क्वाड का समिट जापान में। हाँ, जापान में हुआ। तो इसमें जो 4 लोग शामिल हुए, उन चारों का नाम बताइए। और कौन कौन थे? 2 का नाम तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका तो है ही। प्रधानमंत्री का नाम पूछ रहे हैं हम। जैसे जापान के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो शिंजो आबे तो थे नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम का क्या नाम है? इसी को कहते हैं जनरल अवेयरनेस। अनिल, आप भी ध्यान दीजिएगा। जो क्या है, जैसे हमने पूछा कि क्वाड में क्या हो रहा है, रोज़ अखबार में आ रहा है। लेकिन अब एक आदमी है जो अखबार पढ़ लिया है तो उसको याद है, थोड़ा सा उसको टिक कर लिया। एक आदमी अखबार देखा, 2 मारा 3 घायल, पढ़ लिया, फिर हाँ वो उसको लेके ये भागा, इसको लेके ये चाकू, ये करके गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो ये बताइए जापान के प्रधानमंत्री कौन हैं? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन हैं? इस पर क्यों संसद मौन है? कुछ तो बात होगा ना। ऑनलाइन भी चुप, ऑफलाइन भी चुप। अब मोदी तो गए पता है, जो बाइडेन पता है, 2 ही का तो हम पूछ रहे हैं, 2 का तो बता ही दिए आप लोग। ऑप्शन इसीलिए हमने ढूंढने के लिए कहा। अवेयरनेस क्या होता है? इफ़ यू आर अवेयर कि आसपास क्या हो रहा है, तो उस आदमी को कभी भी कोई भी जनरल कंडीशन नहीं रुक सकता है। आपके अंदर एक ही क्वालिटी आपको कह रहे हैं, खासतौर पे आप चूँकि पब्लिक में ज़्यादा घूम रहे हैं और आप चूँकि यंग हैं, तुमको भी कह रहे हैं स्पेशली। ये दोनों तो थोड़ा सा मैच्योर होते जा रहे हैं धीरे धीरे। एकदम अवेयर रहो। किसी भी कोई भी चीज़ आए ना, उस पर सवाल पैदा करना ही जनरल अवेयरनेस है। क्वाड, तो व्हाट इज क्वाड? क्यों इसका नाम क्वाड पड़ा? कौन कौन शामिल हुआ? क्या टारगेट था? क्या अचीवमेंट हुआ? यदि इसी का आंसर, मतलब कि 5W and 1H, हम बार बार कहते हैं ना, वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, हुम, हाँ, तो इन सब का आंसर यदि मिल जाए। और एक H क्या होता है? हाउ। H मतलब हाउ। तो ये 5W और 1H का यदि आंसर किसी चीज़ में आप तलाशते हैं तो आप अवेयर हैं। नहीं तो जो हो रहा है, जैसे कि मान लो पेड़ से फल गिरा, सब लोग के लिए गिर ही रहा था। न्यूटन के लिए गिरा तो बोला कि भाई नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? ऐसा सोच सकते हैं तो आप अलग है कि नहीं। किशिदा है जापान के प्रधानमंत्री का नाम है, हैं? हाँ। और अब ऑस्ट्रेलिया का बताइए आप लोग, कम से कम ऑस्ट्रेलिया तो बता दीजिए। अभी मात्र 1-2 सप्ताह हुआ उनको चयनित हुए, मतलब कि सिलेक्शन हुआ है, एज ए पीएम इलेक्शन हुआ है, और शपथ लेने के बाद पहले आ गए हैं क्वाड में सबमिट करने के लिए। पता ही नहीं है क्या है, नहीं है। इसीलिए क्वाड में कहा जाए तो सबसे अधिक अनुभवी प्रधानमंत्री कौन पहुंचा है? नरेंद्र मोदी। उम्र में तो ज़्यादा बड़े हैं जो बाइडेन, लेकिन अनुभव में ज़्यादा बड़े हैं नरेंद्र मोदी। दूसरा, विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक स्थिति कहाँ पर है? भारत में। सबसे बड़ा लोकतंत्र कहाँ का है? तो यहाँ का। उस हिसाब से भी तो क्वाड को थोड़ा सा 1-2 दिन के अखबार पीछे में जाके आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा क्या है। वैसे आज शाम में हम मेंस के क्लास में क्वाड ही पढ़ाएंगे। इच्छा होगा तो आ जाइएगा, आप सुन लीजिए। तुम अच्छा CHSL वाला है, कोई नहीं। तो कुछ और टॉपिक लिखिए जो हम कल वाले टॉपिक एक्सटेंशन कर रहे हैं, आप भी लिखिएगा। जैसे नेट से भी ढूंढना है, किताब से भी ढूंढना है और पढ़ना है। नहीं होगा तो हम पढ़ाएंगे ही सारा कुछ, लेकिन टॉपिक बता रहे हैं इन लोगों के लिए 5-7 दिन के अंदर कवर करने के लिए।
देखिए मानव रोग, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। ग्लैंड्स वगैरह तो उस दिन लिखवा दिए थे, रोग नहीं लिखवा था ना, ठीक है। दूसरा लिखिए पीएच स्केल, किस चीज़ का पीएच स्केल क्या होता है, ठीक है। जैसे पसीने का पीएच स्केल क्या है, ब्लड का पीएच स्केल क्या है, यूरिन का पीएच स्केल क्या होता है, कहाँ के बाद पीएच स्केल चेंज हो जाता है, किसको उदासीन कहते हैं, पीएच स्केल में किस से नीचे रहने पर अम्ल होता है कि क्षार होता है, ऊपर होने पर क्या होता है। ये 2-4 सवाल हैं, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा पीएच स्केल पर, आपका एक सवाल हमेशा आएगा, ठीक है। तो पीएच स्केल कर लें। इसके अलावा ब्लड ग्रुप्स लिखिए, ब्लड ग्रुप। पिछली बार पूछ दिया ब्लड ग्रुप, लोगों को लगा कहाँ से, लेकिन ब्लड ग्रुप एक टॉपिक है, आपने देख किया है तो आपको एक सवाल आएगा, ये हम लोग कई बार से रट रहे हैं। तो ब्लड ग्रुप, हाँ हाँ, यूनिवर्सल एक्सेप्टर और डोनर एक्सेप्टर आया था ना, आया था। तुम परीक्षा दे के भी आगे पता भी नहीं। यूनिवर्सल एक्सेप्टर AB, पॉजिटिव नेगेटिव का उसका फैक्टर दूसरा होता है, AB पॉजिटिव ही कहिए, वो अलग चीज़ है, रेसस फैक्टर है वो, वह डिपेंड करता है जब ब्लड रिलेशन बनाना होता है, शादी वगैरह के संबंध में। तो ब्लड ग्रुप, पीएच स्केल, ह्यूमन डिजीज, तीनों इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा लिखिए, जैसे एक सवाल हर परीक्षा में आएगा कि किस एंजाइम से किस चीज़ का पाचन होता है, किस एंजाइम से किस चीज़ का पाचन होता है। ये सब हम बताए हुए हैं, केवल रिपीट कर रहे हैं। अब जैसे खास करके प्रोटीन 3 चरण में टूटता है। प्रोटीन कितने चरण में टूटता है? 3 चरण में। तो कब वह पेप्टोन बनता है, कब पेप्टाइड बनता है, और किस चीज़ से वो एमिनो एसिड बनता है। टारगेट क्या है? किसी भी प्रोटीनस चीज़ को अंततः एमिनो एसिड बनना चाहिए, तभी जाके वो हमारे लाभ का है। या तो जो चीज़ है वो ग्लूकोज के फॉर्म में आए तब एनर्जी ले सकते हैं, या फिर एमिनो एसिड के फॉर्म में आए तब भी हो सकता है। तो यही दोनों, स्टार्च को भी तोड़ना है। तो स्टार्च का कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म, प्रोटीन का कहाँ से शुरू, कहाँ ख़त्म। विटामिन का तो होता नहीं, विटामिन स्वपाची होते हैं, ठीक है। जल का तो अवशोषण होता है केवल, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को आपको करना है, उसमें खास करके प्रोटीन वाले पे ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन से सवाल आने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब लार में कौन कौन सा एंजाइम होता है? माल्टोज एंजाइम नहीं है। देखिए, लार में टाइलिन पाया जाता है, ठीक है ना, टाइलिन पाया जाता है। और जब मुंह में जब कुछ खाते हैं तो स्टार्च होता है, तो टाइलिन जब स्टार्च से मिलता है ना तो माल्टोज बन जाता है। लेकिन एमाइलेज पाया जाता है, ठीक है, और लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोजाइम, लाइसोसोम नहीं, लाइसोजाइम। क्यों? जो अब मान लीजिए बच्चा देखिएगा मुंह में हाथ लगा लेता है, ज़मीन में कुछ छुआ, मुंह में लगा, तो ये जो वायरस, कीटाणु, विषाणु उसके मुंह में जाएगा ना, उसको मारने के लिए भगवान व्यवस्था क्या किया, उसके मुंह में ही लाइसोसोम रखे, लाइसोजाइम रखे हुए, जो कि उसको निष्क्रिय कर देता है। तो इसको अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, इसको केवल टॉपिक लिखवा रहे हैं। अगला लिखिए, कौन सा फल, फूल, पत्ती और तना खाने लायक है? जैसे कि आलू क्या है, ओल क्या है, सलगम क्या है, इस तरह का। आलू, देखिए लिख लीजिए, आलू, प्याज, लहसुन, ओल, लिखवाया है ना। कौन सा कंद है, कौन सा प्रकंद है, कौन सा सल्क कंद है, और कौन सा घन कंद है। वीडियो तो जब पढ़ाएं हर चीज़ का वीडियो होगा। प्रकंद, घन कंद, सल्क कंद। तो यह पूछता है, एक सवाल इससे आएगा हमेशा, किसी परीक्षा में, किसी में मिस कर गया तो अगले में आ जाएगा। यानी कौन सा चीज़ हम खाते हैं, वह क्या है, वह तना खाते हैं कि जड़ खाते हैं कि पुलंगी खाते हैं। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए लौंग का 12 पूछता है, लौंग क्या है, फूल है कि फूल का अगला भाग है, क्या है, कली है, तो बर्ड्स। तो ये चीज़ पूछेगा और वहाँ पर फिर ऐसा ऑप्शन देगा ना, अभी तो ठीक है, ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो जाएगा। एक सवाल उससे। दूसरा लिखिए, अमीबा,
देखिए अमीबा, एल्गी, जैसे नील हरित शैवाल को एल्गी कहते हैं ना, एल्गी और युगलिना। अमीबा, एल्गी और युगलिना क्या है? इससे ये तीनों से प्रिमिटिव चीज़ें हैं ना, इसी से जीवन बनना शुरू हुआ था। तो बीज की कड़ी है, एक कोशिकीय है, एक बीज की है, एक बहुकोशिकीय है। तो इन तीनों से सवाल पूछता है। अब लोग सोचते हैं कि क्यों इससे पूछता है, अरे तो उसी से जीवन शुरू हुआ, तो नहीं पूछेगा। ठीक है, तो एक वो याद कर लीजिए, वो पढ़ लीजिएगा। दूसरा, कभी भी दर्पण और लेंस पढ़ के जाइए। हमेशा एक सवाल दर्पण और लेंस से आए। यदि विज्ञान में 4-5 चीज़ पढ़ के जाने का मन हो, मात्र 4-5 चीज़, तो पढ़िएगा दर्पण, ठीक है, लेंस, फिर मोशन, गति का सिद्धांत, ठीक है ना, मोशन। इसके अलावा लाइट, दर्पण का अलग, लाइट के प्रॉपर्टीज बहुत सारा है ना, जैसे कि डिस्पर्सन पूछ देगा तो उसका दर्पण से कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसमें आएगा। लेकिन हम यहाँ केवल दर्पण कि दर्पण का फंक्शन क्या है, कहाँ आभासी बनता है, कहाँ उल्टा बनता है, ठीक है, कहाँ सीधा बनता है और कहाँ पर छोटा बनता है, किस चीज़ का यूज करते हैं। कैसे पूछा था कि दाढ़ी बनाने वाले में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो इस तरह का लाइट को अलग से क्या है, डिस्पर्सन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है और स्कैटरिंग क्या है, ये हम सब तोता की तरह रटवाए। और वहाँ पर लोग जो है, जहाँ डिस्पर्सन की जगह कुछ और मार के चले, मतलब अपवर्तन की जगह परावर्तन मार दी। जबकि कितनी बार बताया, यदि यह सरफेस है, ऊपर चमकीला पार्ट है और लाइट यहाँ पर आ रहा है, तो ऐसे जाएगा, जिस एंगल पे आएगा उसी एंगल पे वापस लौटेगा। इस चीज़ को कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में, रिफ्लेक्शन। और यदि चमकीला ना हो और इसके अंदर घुस जाए तो क्या होगा, अपवर्तन होगा, ठीक है। तो ऐसी छोटा सा चीज़ से फ़र्क होता है। मान लीजिए अब यहाँ पर एक प्रिज्म रखा हुआ है और यहाँ लाइट है, तो यहाँ आएगा और यहाँ से निकलने के बाद वो ऐसे हो जाएगा, इसको कहते हैं डिस्पर्सन। यही प्रक्रिया प्रिज्म की जगह यदि पानी का बूंद होगा तो उसमें भी हो जाता है, बन जाता है इंद्रधनुष, ठीक है। यह बादल है और ये आकाश है, मान लीजिए अब ये नीला हो जा रहा सुबह में, तो क्या प्रॉपर्टी है, सुबह सुबह सूरज निकला और ये सब लाल हो गया, किस कारण से। तो 5-7 तो चीज़ ही है, सब बताए हुए हैं सब क्लास में। और मेन है कि फिजिक्स का जो मैंने नोटबुक दिया उसमें सब दिया हुआ है। तो इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा रफ्तार में, तो एक सवाल आपका हो जाएगा, ठीक है। एक लिखिए विटामिन के वैज्ञानिक नाम, विटामिन के वैज्ञानिक नाम। विटामिन डी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं उसको, तो वैज्ञानिक नाम उसका, ठीक है, जवाब है, ठीक है। चलिए विटामिन के तुम बताओ, और कोई नहीं बोलेगा। विटामिन के 7वां क्लास से ही लगातार पढ़ रही है, नहीं, टोकोफेरॉल ई का है, कैल्सीफेरॉल डी का है, और थायमिन है विटामिन बी, और राइबोफ्लेविन तो सब कुछ जानते हैं, विटामिन B2, और फोलिक अम्ल तो अलग से ही है। साइनोकोबालेमिन एक पूछता है, साइनोकोबालेमिन B12 बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछाता है, B12। और इसका भी ऐसे कुछ फेरॉल करके है, एग्जैक्टली इसका नाम याद नहीं आ रहा है, देखिए, हाँ तो वही होगा, इसी से मिलता है, उसमें हमको ध्यान आ रहा है कि एग्जैक्टली इसका नाम याद नहीं आ रहा। चलिए, इसमें पूछता यही है 4-5, सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है साइनोकोबालेमिन, B12, फेनोक्यूनिन,
ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट है, यही खून को जमने में मदद करता है। मान लीजिए कहीं कट जाता है ना, तो किसी किसी का जमता है, किसी किसी का नहीं जमता है। 10,000 में एक आदमी ऐसा होता है जिसका नहीं जमता, ठीक है, तो बहुत संकट हो जाता है। खास करके दांत वगैरह जब इलाज करेंगे ना, तो दांत का जो नस होता है बहुत बारीक होता है, तो दांत वाले में ये हो जाता है। लिख लीजिए, विटामिन बी थायमिन, विटामिन बी थायमिन, विटामिन B2, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन B3 हो जाएगा। B3 नहीं है, वो नियासिन अलग से ही है, अलग से दिए हुए। फिर लिखिए विटामिन B12 साइनोकोबालेमिन, विटामिन D कैल्सीफेरॉल, विटामिन E टेकोफोरॉल, और एक अम्ल है जो विटामिन भी है, एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन C, एस्कॉर्बिक अम्ल दैट इज इक्वल टू विटामिन C। विटामिन K के लिए सोर्स क्या है? जैसे मान लीजिए हरी पत्तेदार सब्जी खाएंगे तो विटामिन A बनेगा, दूध खाएंगे तो आपको विटामिन B भी आएगा, बहुत सारा मांस मछली खाएंगे तो नियासिन राइबोफ्लेविन सब आएगा। लेकिन विटामिन K कैसे आएगा शरीर में? शरीर स्वतः संश्लेषित करता है, विटामिन K का संश्लेषण शरीर खुद करता है, ठीक है ना? ठीक है, तो यही एक ध्यान रखिएगा, बाकी सब आउटर सोर्स से होता है। विटामिन D में भी शरीर खुद संश्लेषित करता है लीवर की मदद से। तो विटामिन D धूप वगैरह से जो आप होते हैं शरीर खुद बना लेता है। तो इन दोनों को याद रखिएगा, विटामिन D को और K को। उसमें क्या है, ग्रुप दे देगा कि निम्न में से कौन कौन सा विटामिन खुद संश्लेषित होता है, और D और E और ये K दे देगा, तो आपका आंसर E हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसको ध्यान रखिएगा। वसा में विलय और इसमें विलय। विटामिन A का नाम क्या होता है? हाँ, रेटिनॉल। देखिए इसका यहाँ पे तो रेटिनॉल, और D का कैल्सीफेरॉल। एक और नाम है D का आर्गे कैल्सीफेरॉल कोले, ठीक है। ये सब विटामिन A, D, E और K लिखिए। विटामिन A, D, E और K। विटामिन A, D, E और K, इसका क्या खासियत है? एक साथ देगा तो पूछा कि इसमें क्या कॉमन है? एलिमेंटल विटामिन सब वसा में घुलनशील है, जल में नहीं। वसा में, फैट में घुल जाता है, वसा में घुलनशील है। A, D, E और K यह क्या है? वसा में घुलनशील है। बाकी B का जितना है, H है, एक विटामिन H भी है, और C, ये सब जल में घुलनशील है। विटामिन C, B का जितना भी वेरिएंट है, C, B, H और फोलिक अम्ल, C, B, H और फोलिक अम्ल। विटामिन H की कमी से कौन सा रोग होता है? सुना है विटामिन H? ABCD तो सब लोग सुना है, H सुना है कि नहीं है? देखिए विटामिन H को कहते हैं बायोटीन। विटामिन H इज इक्वल टू बायोटीन। विटामिन H बायोटीन, इसकी कमी से चर्म रोग होता है। विटामिन H की कमी से चर्म रोग होता है, चमड़े का रोग, और बाल जो झड़ता है ना, उसका भी एक कारण है। विटामिन H की कमी से बाल भी झड़ता है, बालों का झड़ना भी एक कारण। विटामिन H जो है गेहूं में पाया जाता है। ईस्ट, जो ईस्ट किसको कहते हैं? ईस्ट, खमीर, कोई भी चीज़ जो खमीरन होता है ना, उसमें विटामिन H पाया जाता है। नहीं तो उसके बावजूद भी और कोई फैक्टर है ना, जैसे मान लीजिए संश्लेषण। नहीं, विटामिन के बारे में एक शरीर का खास प्रॉपर्टी है कि शरीर संश्लेषण करना बंद कर देता है किसी अन्य कारण से। मान लीजिए हार्मोनल आपका डिसबैलेंस हो गया, तो जिस, मान लीजिए आप खाए, हाथी खा रहा है वही पत्ता तो मोटा हो जा रहा है, और दूसरा आदमी तेल खा के भी लिक है, यानी कि शरीर संश्लेषण नहीं कर रहा है।
तो वो फैक्टर, लेकिन इसको खाएंगे बार बार तो कहीं ना कहीं ठीक रहेगा। ईस्ट रहता है अंडा, मूंगफली, सब्जी, फल में विटामिन एच पाया जाता है। अंडा, मूंगफली, ईस्ट, सब्जी और फल, इसमें विटामिन एच पाया जाता है। जो रोग याद कीजिएगा ना, तो जीवाणु का रोग अलग और विषाणु का रोग अलग याद कीजिएगा, तभी जाके एक सवाल बनेगा। नहीं तो क्या होगा कि जब पूछेगा चेचक तो मार दीजिएगा खसरा, खसरा पूछेगा मार दीजिएगा हैजा। तो कौन विषाणु से है, वायरस से कौन है, उसका लिस्ट अलग बनाइए, और कौन सा है जीवाणु से, यानी बैक्टीरिया से। इसका हम आप लोग का जब ये ख़त्म हो जाए तो फिर से क्लास भी लेंगे इसका। आप लोग घबराइएगा मत कि एकदम सर केवल टॉपिक बता रहे हैं पढ़ा नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसके बाद हम एक एक करके टॉपिक पढ़ाएंगे फिर से भी। दूसरा, आप लोग से पूछ रहे हैं, जिसको पता होगा वो हबड़ा के जवाब नहीं देगा। जैसे किसी को निकट दृष्टि दोष है, क्या है, निकट दृष्टि दोष है, तो उसको कहाँ का दिखाई नहीं देगा, दूर का दिखाई नहीं देगा। और किसी को दूर दृष्टि दोष है तो ऐसा नाम क्या रख दिया इसका, आप सहमत हैं इनकी बात से? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, मायोपिया और मेट्रोपिया, हाइपर मेट्रोपिया। तो क्यों इसका ऐसा नाम रखा, तुम बता सकते हो? सही है ये जो लोग बोल रहा है कि निकट दृष्टि दोष है, और निकट का दिखाई देता है कि नहीं दिखाता है? निकट का नहीं दिखेगा। अभी तो आप सही बोले थे फिर गलती बोल दिए, पहले सही बोले थे इस बार गलत बोल दिए। निकट दृष्टि दोष में ऑनलाइन वाले भी थोड़ा सा शामिल होना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए, निकट दृष्टि दोष में कहाँ का दिखाई देता है? साफ साफ यहाँ 2 गुट बन गया है। कितनी बार ये सवाल पूछता है और हर बार परीक्षा हॉल में जाके लोग कैसे कंफ्यूज हो गए। निकट दृष्टि देश में नदी का दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता है, हाँ? और रूपम क्या बोल रही है कि दूर का दिखाई देता है, नदी का नहीं दिखता है। तो उसका तो भगवान मालिक है, ठीक है। देखिए इसको आज हम बता रहे हैं फिर से, और ज़िंदगी में दोबारा मत पूछिएगा फिर क्यों इसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, क्यों दूर दृष्टि। देखिए ऐसे मान लीजिए किसी को देखने के लिए भगवान आँख दिए हैं, तो किस लिए दिए हैं कि दोनों देखें। यदि यह आँख है तो इसका काम तो यहाँ देखना भी है और यहाँ देखना भी है। यदि यह नज़दीक है तो निकट है और यह दूर है तो दूर है। तो यदि आँख केवल यहीं देखने लगे तो बोले नहीं कि बदमाश हो गया है, इसको बीमारी पकड़ ले, केवल यहीं देख रहा है, हैं? तो जैसे मान लीजिए आप कोई शराब पीता है तो क्या कहते हैं इसको, शराब पीने की गलत आदत पड़ गई है, ऐसा कहते हैं ना कि शराब पीने की गलत आदत पड़ गई है। तो इसमें कहा था कि निकट देखने की गलत आदत पड़ गई है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट देखने की गलत आदत पड़ जाती है, केवल निकट देखने की आदत पड़ जाती है, तो क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। और जब केवल दूर देखने की गलत आदत पड़ जाएगी तो दूर दृष्टि दोष। यानी आँख बना है दोनों के लिए, आप पकड़ लिए आप केवल एक को, तो बदमाशी है ना, गलती है कि नहीं। ये बात याद रहेगा तो कभी परीक्षा हॉल में कन्फ्यूजन नहीं होगा कि शराब पीने की जैसे आदत खराब है वैसे ही निकट देखना भी खराब है, निकट दृष्टि दोष के लिए। तो केवल निकट का उसको सही दिखाई देता है, जो नाम में लिखा है उतना ही का सही दिखेगा। लोग दोष से समझते हैं ना कि निकट नहीं दिखेगा, आधे लोग यही समझते हैं कि निकट का नहीं दिखेगा, कोई निकट का दोष है उसको। तो जिसका दोष है वही दिखेगा, क्लियर है, जिसका दोष है वही दिखेगा। यानी कि देखना दोनों है, आप देख केवल एक रहे हैं। स्कर्वी किससे होता है, किस विटामिन कमी से स्कर्वी होता है? एक सवाल आजकल पूछ रहा है पशुओं की वैरायटी से कि जमुनापारी क्या है, नहीं तो गिर क्या है, मतलब गाय लिखिए, गाय भैंस और बकरी का हाइब्रिड नस्ल, हाँ हाइब्रिड के बारे में एक सवाल पूछता है। एक क्वेश्चन रहता है विज्ञान की शाखा के नाम के बारे में, जैसे ऑन्कोलॉजी में किस चीज़ का इलाज किया जाता है, कैंसर का। नेफ्रोलॉजी में किस चीज़ का इलाज होता है, और यूरोलॉजी में किसका इलाज होता है, नस का, यूरोलॉजी
यूरोलॉजी में यूरिन संबंधी जो समस्याएं हैं वो किडनी से जाके सटता है, क्योंकि यूरिन का मेजर पार्ट वहाँ पर। नेफ्रो मतलब एकदम किडनी, और यूरोलॉजी पर्टेनिंग टू प्रोस्टेट ग्लैंड एंड ऑल दोज थिंग्स। ऑन्कोलॉजी, ठीक है, उसी तरीके से यदि मान लीजिए हम लोग एंथोलॉजी पूछे तो बताए हुए हैं, पुष्पों का अध्ययन, हम पुष्प फूल का, फ्लावर्स के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। शरीर के विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? शरीर के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? शरीर के अध्ययन के विज्ञान को फिजियोलॉजी कह सकते हैं। लेकिन शरीर के आकार को यदि पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? शरीर के आकार को नहीं, एनाटोमी, आकारिकी, हिंदी में बोलते हैं आकारिकी, एनाटोमी। आकार में मॉर्फोलॉजी और एनाटोमी दोनों आता है। यदि केवल बाह्य आकार की बात करेंगे तो मॉर्फोलॉजी हो जाएगा, और शरीर के एकदम देखेंगे तो अंदर का देखेंगे तो हो जाएगा एनाटोमी, ठीक है ना। और वर्गीकरण के हम बताए थे, वर्गीकरण के पिता कौन थे? लिनियस, विटिकर और लिनियस की बात हमने बताया था। तो वर्गीकरण को का अध्ययन किस विज्ञान में करते हैं? आपको पता होना चाहिए। हाँ ठीक है, बोलो बोलो। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी बाहरी वातावरण के अध्ययन को पढ़ते हैं। आप लोग बताइएगा दोनों में से कोई, और कोई नहीं बोलेगा। बाहरी वातावरण को पढ़ते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? आसपास के सराउंडिंग को पढ़ा जाए, उसका अध्ययन किया जाए तो आप लोग जानते हैं। अपना से सोचिए, कोई शब्द बोलिए ना, बोलिए। सिद्धार्थ, हम बोलेंगे तो आपको लगेगा कि हमको आ ही रहा था। हाँ, उससे संबंधित जो है इकोलॉजी। कितना आसान, ऐसा ही होता है, वही मुंह में नहीं आता है, ठीक है। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बोल रहे हैं। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी बच्चा लोग को पढ़ाते तो पेडागोगी कहते हैं ना उसको। और मिट्टी को क्या होता है? पेडागोगी, पेडागोगी आर्ट ऑफ टीचिंग है। वही बच्चों को हम लोग देखे थे कि बच्चों को पढ़ाने में पेडागोगी का यूज़ करते हैं। तो वैसे ही देखिए, पेडोलॉजी होता है मिट्टी का अध्ययन, लॉजी, हाँ, मिट्टी का अध्ययन। एक और जो पढ़ाए थे फलों का, फूल का तो एंथोलॉजी हो गया, वेरी गुड, हम बताए थे पोमोलॉजी, ठीक है। और एक दो और लिख लीजिए, घास का अध्ययन, नहीं, एग्रोस्टोलॉजी, हाँ, ये लिस्ट दिए थे एग्रोस्टोलॉजी वाला, ठीक है ना। एक अलग लिखिए, जिन पौधों का मेडिकल यूज होता है, जिन पौधों का मेडिकल यूज होता है, उन पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऐसे नॉर्मल एग्रोस्टोलॉजी कहेंगे घास वाला, फल का अलग है, फूल का अलग है। जिनका मेडिकल यूज है उसको कहते हैं, लिखिए, फार्माकोलॉजी, फार्मैकोलॉजी। फार्मा होता है ना, PHARMACOLOGY, ठीक है ना। आप दोनों से फिर एक सवाल पूछ रहे हैं, रबी और खरीफ का फसल में क्या फ़र्क होता है? रबी का फसल किसको कहते हैं और खरीफ का फसल किसे कहते हैं? नहीं, आप तो फसल का पूरा चक्र देखती हैं, गांव में रह रही हैं। हम इनसे पूछ रहे हैं जिनको कम संभावना है पता होने की। रबी मतलब गेहूँ, जाड़े में होता नहीं। और खरीफ जो रहर का फसल होता है, वो कितने दिन का उसका आयु होता है? रहर का फसल का आयु कितना होता है? उससे भी ज़्यादा ही हो जाता है, 6 महीना के 8 महीने तक हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, 6 से 8 महीना। हाँ, कहीं कहीं तो हम लोग चक्र देखते हैं कि साल साल भर लोग साल भर छोड़ देते हैं, ठीक है। कुछ जो है ना, जो मापक वर्ड होते हैं उनसे सवाल पूछता है।
जैसे कि कैलेंडेला रॉन्ड क्यूसेक क्या होता है, क्यूसेक में क्या नापा जाता है, लिख लीजिए। ईख का भी पता कर लीजिएगा, ईख कितने साल में होता है, 1 साल में कि 2 साल में। केला और ईख देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्यूसेक में द्रवों का प्रवाह, जो नदियों का जल बंटवारा होता है ना, क्यूसेक में होता है। चलिए 2-4 वर्ड लिखिए, तो क्यूसेक लिखिए, बिट्स लिखिए, बिट्स, BITS। बिट्स में क्या नापा जाता है, कंप्यूटर की मेमोरी बिट्स में, ठीक है। फिर नॉटिकल माइल आपको पता है, एम्पियर पता है, जो पता होगा मत लिखिएगा, जो नहीं पता होगा लिख लीजिएगा। नॉटिकल माइल पता है, समुद्र की दूरी नॉटिकल माइल में, समुद्र की दूरी लिखिए नॉटिकल माइल। लिखिए एम्पियर पता है, विद्युत धारा। ओम पूछा था ना इस बार कि वोल्ट पूछा था, क्या पूछा था कि एम्पियर ही पूछा था, वोल्ट पूछा था ना। चलिए ओम लिखिए, ओम विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध ओम। और पावर का क्या होता है, विजेता, और फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, ठीक है। टेस्ला किस चीज़ का मापक है, टेस्ला, टेस्ला में क्या नापा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है इस UPSC के साथ। लिखिए टेस्ला, लिखिए चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला नापते हैं मैग्नेटिक फील्ड में। टेस्ला वर्ल्ड की सबसे बड़ी मोटर कंपनी का नाम है आज के डेट में। ऐसा यूनिट है। भौतिक राशियों को मापा जाता है। दबाव, प्रेशर को नापने का यूनिट क्या है, पास्कल, ठीक है। लेकिन पास्कल के अलावा प्रेशर किस चीज़ में नापा जाता है, नहीं उसके लिए एक शब्द पूछ रहे हैं। देखिए दबाव, जो एटमॉस्फेरिक दबाव होता है उसको नापने के लिए जब मीटर रीडिंग देखिएगा ना, तो पास्कल तो है ही, उसमें बगल में लिखा था बार, बार में नापा जाता है, बार, हाँ जो बार में नापा जाता है, ठीक है। एक बार बार पूछते हैं आप लोग से हम कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, कैंडेला ना, इंटेंसिटी कैंडेला में, और फ्लक्स, ल्यूमिनस फ्लक्स, बोलिए ल्यूमेन, ये दोनों याद रखिएगा। ल्यूमेन में उसका फ्लक्स नापते हैं और तीव्रता यानी इंटेंसिटी नापते हैं कैंडेला में, ठीक है। चलिए समुद्र की गहराई किस में नापते हैं, फैदोमीटर से नापते हैं, लेकिन उसका यूनिट होता है फैदोम। कंडक्टिविटी किस में नापते हैं, कंडक्टिविटी, चालकता, कंडक्टिविटी या चालकता, या ओम का उल्टा होता है महो, ओम का उल्टा महो, ठीक है। क्या ऊष्मा नापते हैं किस में, तुम बताओ, सबसे आसान सवाल, ऊष्मा किस में नापते हैं, हाँ जूल में तो ऊर्जा है, ऊष्मा बोल रहे हैं, कैलोरी, कैलोरी, ठीक है। लेकिन तापमान नापना हो तो नहीं, कैलोरी ऊष्मा है, तापमान सेंटीग्रेड। ऊष्मा मतलब क्या हुआ, देखिए हीट, देखिए तीनों अलग अलग लिखिए। तापमान का CGS पद्धति हम बता रहे हैं, वह है सेंटीग्रेड। तापमान का ऐसा यूनिट पूछे तब मारिएगा केल्विन, यही पूछता है। तापमान का ऐसा यूनिट क्या है, केल्विन। लेकिन ऊष्मा पूछे तो केवल कैलोरी। ऊष्मा का क्या है, माप किस में नापते हैं, तो कैलोरी में। ध्वनि का, ध्वनि की तीव्रता नापना हो तो किस में नापना, पूछा था ना, डेसिबल, ध्वनि का डेसिबल। अब एक आँख नहीं, ध्वनि का तीव्रता, वही इंटेंसिटी, तीव्रता बोल रहे हैं, हाँ नहीं ये स्पीड, यहाँ स्पीड नहीं होगा, इंटेंसिटी। ध्वनि का मेजरमेंट, माप, मतलब मात्रा, किस मात्रा तक है, तो तीव्रता, उसकी जो ध्वनि क्या है, एक फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है, तो उस आवृत्ति को उस लेवल तक, जैसे कि हर्ट्ज में भी नापा जाता है इसको, लेकिन फाइनली डेसिबल कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा था आप लोगों से, ध्वनि के बारे में सवाल आया था, क्या आया था, आप भी दिए थे ना इस बार। अच्छा ध्वनि वाला सवाल सीड आदमी का पूछा था कि कुत्ता का कि बिल्ली का, बिल्ली का पूछा CDPO में, नहीं CDPO में बिल्ली पूछा था,
और बाकी आदमी का पूछा था। तो सबका देख लीजिएगा, कुत्ता का, बिल्ली का, आदमी का। तापमान का ऐसा यूनिट पूछेगा तो केल्विन, और सीजीएस यूनिट पूछेगा तो सेंटीग्रेड। आखिरी लिखिए, इंडक्शन आप लोग यूज़ करते हैं ना, इंडक्शन चूल्हा, हैं, इंडक्शन कुकर, इंडक्शन स्टोव यूज़ करते हैं। तो इंडक्शन का हिंदी क्या होता है? इंडक्शन का हिंदी क्या होता है? इंडक्शन का हिंदी होता है प्रेरकत्व, प्रेरकत्व, ठीक है। तो इंडक्शन प्रेरकत्व, प्रेरकत्व, ठीक है। इंडक्शन का होता है प्रेरकत्व, और इसका मात्रक होता है हेनरी, हेनरी। प्रेरकत्व और हेनरी, ठीक है। एक सवाल इससे भी आ सकता है। बाकी जो हमने गेस दिया है और जो टॉपिक आप लोगों को कल परसों बताए थे वो टॉपिक से कर लीजिएगा। कुछ चीज़ें और हम जनरल डिस्कस कर देना है इसके अलावा, साइंस के अलावा, ठीक है। जैसे संविधान संशोधन आप लोगों को कितना दिए थे करने के लिए? तो लेटेस्ट 5 क्या है, याद हो गया? समय नहीं है इसीलिए कर रहे हैं, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। आपका भी एग्ज़ाम है ना 5 को? बॉडी लैंग्वेज डाउन हो गया पूरा। कोई नहीं, जैसे आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, कोई भी 67 तभी हो सकता है अचानक से 1 महीने के अंदर ले ले। हमको ऐसा सुगुगाहट लग रहा है इसलिए कि जब तक एग्ज़ाम में लेके मामला शांत नहीं करेगा, ये रोज़ एक नया आदमी पकड़ाता रहेगा। कितना को पकड़िएगा, लोग समझ ही रहे हैं, वो तो सब मिला हुआ, ठीक है। तो इसलिए एग्ज़ाम जल्दी होगा। जैसे वर्ल्ड का मैप है, इंडिया का मैप है, उसको देखने के लिए हमने कहा था आपको, आप लोग दोनों खास करके जो तीनों लोग नए हैं, रोज़ आपको एक एटलस आपको लेना पड़ेगा, एक एटलस लेना पड़ेगा। यदि यहाँ एक्स्ट्रा होगा तो दे देंगे, ठीक है ना। कैसे देखना है जी वर्ल्ड का मैप, कैसे देखना है? एक दिन में एक महादेश को देखना है, एक दिन में एक महादेश को देखना है। आप लोग को कह रहे हैं खास करके आप, जैसे एशिया यदि तय किए ना, तो एक दिन में एशिया का केवल धरती वाला पार्ट देखिए। क्या देखना है? एशिया का लैंड वाला पार्ट, उसमें जितना देश है तो पहले लिख लीजिए। एशिया में कितने देश हैं आप लोग बताइए, देख चुके हैं? एशिया में 7 देश हैं। फिर भी इतना का गैप नहीं ना कि तुम 34 बोल रहे हो कोई, ठीक है। 2-3 हम भी मान लेंगे, लेकिन आप बताइए तो सही, उसके आसपास तो पहुँचिए। कोई 34 बोलेगा तो मान जाएंगे। ये थोड़ा नज़दीक पहुँच गई। तो सबसे अधिक देश किस महादेश में है? ठीक है, कितने देश हैं? 54 के आसपास। तो हर देखिए क्या है कि जो भी होगा ऑथेंटिक सोर्स आपके पास है, जो मैप में दे रहा है। उसके अलावा क्या होता है ना कि कई बार जैसे कि कुछ देशों में जो संघर्ष चल रहा है, यूएन के साथ रेजोल्यूशन चल रहा है, तो उसमें अब ताइवान कहता है कि हम देश हैं, और चीन कहता है कि हम इसको मान्यता नहीं दी, मेरा पार्ट है। तो इसीलिए 1-2 देश का कन्फ्यूजन आता रहता है। अब कोई हुआ कि यदि उसको समर्थन कर दिया तो कर देगा 53 देश, 47 देश। कोई उसको देश मान लिया तो हो जाएगा 48 देश। इस तरह का दिक्कत। ऐसे हांगकांग की स्थिति पर भी विवाद है, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा दिक्कत होता है। बाकी इन जनरल आपको पता होना चाहिए। अब यूरोप में क्या चल रहा है? यूरोप में यूक्रेन वाला युद्ध चल रहा है ना। अब उसी में यूक्रेन बोल दे कि हम अलग हैं, अभी तक तो है ही। रसिया बोल दे कि हम कब्जा कर लिए, तो नहीं एक देश का संकट हो जाएगा। उसी तरह का संकट होता है। तो किस देश में, किस महादेश में कितने देश हैं, यह मान लीजिए इतना लंबा समय नहीं लगना चाहिए, याद होना चाहिए आपको। सबसे कम किस्में हैं, सबसे ज़्यादा किस्में हैं, एंटार्क्टिका में क्या है, आर्कटिक में क्या है, ऑस्ट्रेलिया का क्या है, ठीक है ना। जैसे आप लोग बताइए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप मत बोलिएगा,
ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का क्या नाम है? ठीक है, ठीक है। साउथ अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? यही दिक्कत होता है। नहीं, न जोहान्सबर्ग है ना, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का सिडनी नहीं है, वैसे ही साउथ अफ्रीका का भी अभी शर्त मार रहा है। ये शर्त पहले मारे रहते हैं। गजब स्थिति उसका है कि तुम्हारा मोबाइल जमा करके पढ़ाएंगे। लेकिन कैसे भारत का दिल्ली राजधानी है, लेकिन विदेशी सबसे पूछेगा ना तो ज़्यादा उसको लगेगा ना कि भारत की राजधानी मुंबई है। इस्लामाबाद राजधानी है ना इसका, पाकिस्तान का, लेकिन बहुत लोगों को लगता है कराची है। वैसे ही प्रिटोरिया राजधानी है, साउथ अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया। और जोहान्सबर्ग और ये डरबन वगैरह वहाँ के बड़े शहर हैं, औद्योगिक शहर। ठीक है, तो ऐसे देशों का नाम आपको राजधानी और ये उसका मेन क्या कहते हैं, मुद्रा याद होना चाहिए। तो आप लोग समझ लीजिए, डेली एक महादेश का लैंड पार्ट देखना है और डेली एक महादेश का ज़मीन वाला पार्ट देखना है। कि जैसे मान लीजिए साउथ चाइना सी किस किस को टच करता है, उसके आसपास में कौन कौन सा द्वीप है। ठीक है, सखालीन द्वीप कहाँ है, यदि यह सवाल पूछा जाए तो कैसे बताइएगा? सखालीन द्वीप। ओखोटस्क सागर कहाँ है? ओखोटस्क सागर कहाँ है? ओखोटस्क। बर्खोयांस्क कहाँ पर है? लेनिनग्राद यदि पूछे तो कहाँ पर है? दुनिया में सबसे बर्खोयांस्क सबसे ठंडा जगह है ना, कहाँ पर है? उसका लोकेशन एक बार मैप पे आपको आना चाहिए। ठीक है, लेनिनग्राद कहाँ है? व्लादिवोस्टोक कहाँ है? क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे जो चलता है लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक चलता है। चिम्बोराजो, आप लोग में से किसी को आइडिया है चिम्बोराजो कहाँ पर है? नाम पहली बार सुन रहे। तो हमारा क्या है ना कि आप यदि 10 क्लास कीजिएगा यहाँ पर ज्योग्राफी का, 10 भी नहीं 5 क्लास, तो पूरा वर्ल्ड आपको दिमाग में आएगा, जैसे इसके दिमाग में आ गया। चिम्बोराजो कहाँ है? तुम तो ज्योग्राफी क्लास में नहीं थे, आप थे, आप बताइए। ये भी था हैं? चिम्बोराजो। रिटेंशन कमज़ोर है। साउथ अमेरिका में है चिम्बोराजो, जो धरती से चंद्रमा के बीच सबसे ऊंचा जगह जो होता है वही है, यानी सबसे नज़दीक चंद्रमा वहीं से है, चिम्बोराजो से, क्योंकि इक्वेटर के नज़दीक है। हिमालय क्या है? इक्वेटर से दूर है। जैसे सारे जो कंटिनेंट हैं उनका सबसे ऊंचा भाग कौन सा है ये पता है, और सबसे गहरा भाग कौन सा ये बताते हैं बार बार। सवाल आया कि नहीं आया? सुंडागर्त आया था ना। तो वैसे ही जैसे अफ्रीका का सबसे ऊंचा पहाड़ का नाम क्या है? अफ्रीका का सबसे ऊंचा पहाड़ अफ्रीका का सबसे ऊंचा, मतलब 7 महादेश है। पढ़ने का तरीका क्या है? 7 महादेश का झील, पर्वत, पहाड़, सब हम पता कर लें। तो सब पता करना मुश्किल है, एक एक तो पता कीजिएगा पहले। सबसे ऊंचा, जैसे मान लीजिए एशिया का सबसे ऊंचा पीक कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है ना अनिल? सबसे ऊंचा कौन है? माउंट एवरेस्ट। अब अफ्रीका का पूछ रहे हैं हम, किलीमंजारो। किलीमंजारो सबसे ऊंचा अफ्रीका का। अब ये क्यों नहीं याद आ रहा था? क्या हो गया था? नहीं, आप लोग से नहीं कर रहे हैं, ये लोग तो सुने हैं, तब इनको क्यों नहीं याद आ रहा? अभी फिर पूछेंगे। यूरोप का सबसे ऊंचा पीक माउंट एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस। देखिए, रिटेंशन होना चाहिए, जाना चाहिए। मान लीजिए यदि बोतल को हम यहाँ से काट दें और यहाँ से डालें तो क्या होगा? जो इधर से डालेंगे इधर से निकल जाएगा। तो यदि आप, इसीलिए कहता है ना कि आप बोतल हो गए, बोतल में घुसता भी कम है, रहता भी कम है। बोतल बनना है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत, अब सब फ्यूज कट गया है, अब कोई फ्यूज नहीं जुड़ेगा। नमूए अजीब है। तो माउंट कोसिस्को,
माउंट कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया का है। अभी याद करवा लेंगे, कोई बात नहीं। तो फिर से रिपीट करते हैं। एशिया का सबसे ऊंचा, देखो एशिया का सबसे ऊंचा, अफ्रीका का सबसे ऊंचा किलिमंजारो, यूरोप का सबसे ऊंचा एल्ब्रूस, ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा कोसिस्को, माउंट कोसिस्को। इसी को याद करना, कोशिश करके याद कर लीजिए, कोसिस्को हो जाएगा, ठीक है। तो अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और यूरोप हो गया। अब आइए अमेरिका का दोनों देख लेते हैं। अमेरिका का ऊपर वाला पार्ट को उत्तरी अमेरिका कहते हैं, नीचे वाले पार्ट को दक्षिणी अमेरिका कहते हैं। ऊपर में उत्तरी अमेरिका और नीचे में दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंचा पॉइंट कौन सा है? माउंट एकांकागुआ, ठीक है, जो किसका पार्ट है? एंडीज का पार्ट है ना ये। और ऊपर में रॉकी पर्वत है, तो रॉकी का सबसे ऊंचा पार्ट कौन सा है? उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा माउंट मैकिनले। तो माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका, माउंट एकांकागुआ दक्षिणी अमेरिका। याद रहेगा? अनिल आप बोलिए। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का कौन है? माउंट मैकिनले। बोलिएगा तब अभ्यास खुलेगा, बोलिए माउंट मैकिनले, बोलिए पूरा माउंट मैकिनले। उत्तरी अमेरिका का आप बताइए। उत्तरी अमेरिका का सबसे टॉप पॉइंट माउंट मैकिनले, आप बोलिए माउंट मैकिनले। याद रहेगा? रितिका बोलो माउंट मैकिनले। तो उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊंचा कौन सा है? माउंट मैकिनले। दक्षिणी अमेरिका का एकांकागुआ। अफ्रीका का किलिमंजारो। और ऑस्ट्रेलिया का कोसिस्को। आप बोलिए यूरोप का, आप दोनों में से कोई बताइए। माउंट एल्ब्रूस यूरोप का है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? चलिए ठीक है। मनुष्य के खून का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4। तो आपको जो है, आपको यूरोप के बारे में, भारत के बारे में, एशिया के बारे में, सबके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए, जिसको कहते हैं कॉमन जानकारी। ये कोई बहुत बड़ी जानकारी है क्या? वैसे ही हर महादेश का एक बड़ी नदी का नाम, कम से कम एक बड़ी नदी का नाम, ठीक है। और थोड़ा जब ज़्यादा पढ़ लेंगे तो दूसरों से आगे बढ़ने की इच्छा होगी ना कि भाई थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं। तो हर महादेश का फिर दूसरा बड़ा चोटी, जैसे यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा चोटी कौन सा है? अब फिर संकट, छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। आल्प्स पर्वत है। आल्प्स पर्वत कहाँ पर है? यूरोप में। उसका सबसे ऊंचा चोटी का नाम है माउंट ब्लैंक, BLANC, माउंट। इसी के नाम पर एक कलम की कंपनी भी है, जिसको MONT को क्या था? मो ब्लांक कहता है, मो ब्लांक उच्चारण में। तो अब राइन नदी कहाँ पर है? दो चार नदियाँ ऐसी है ना जिनका एकदम जान कर रखे। जैसे लिखिए, कुछ नदियों का नाम लिखिए, वर्ल्ड को जान, जैसे राइन नदी, थेम्स नदी, जिसको टेम्स भी बोलते हैं, अमेजन नदी, नील नदी, वांगहो नदी, वांगहो नदी, ठीक है। अगला लिखिए मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी नदी, मिसौरी नदी, मर्रे नदी, ठीक है। डार्लिंग नदी, ठीक है।
और एक आध और नदी जैसे वोल्गा नदी, वोल्गा, एक किताब का नाम है फ्रॉम वोल्गा टू गंगा, है ना। दो देशों के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान को कहते हैं फ्रॉम वोल्गा टू गंगा। तो इस तरह कुछ नदियों का भी, नहीं वोल्गा रसिया, रसिया टू इंडिया, ठीक है ना। तो हर महादेश का समुद्री सीमा, उसके अलावा पहाड़, उसके अलावा वहाँ के प्रमुख घास के मैदान, प्रमुख मरुस्थल, ये एक एक करके पढ़िए आप। जैसे एक बार उठाए दिया, क्या बोलते हैं उसको, एशिया, तो एशिया में पामीर का पठार कहाँ है, खोजिए उसको। उलान बटोर कहाँ है, खोजिए उसको देखिए। मैं नहीं कि बस आधा घंटा देख रहे हैं और समझ में कुछ नहीं आ रहा है ना। तो इस तरीके से नहीं, और एक एक दिन एक एक को दीजिएगा तो 14 दिन में उसका धरती और आकाश सब नपा जाएगा। तो ये तय कर लीजिए, लिख लीजिए अपने रूटीन में, आप लोग खास करके जो न्यू कमर हैं, कि हर रोज़ हमको आधा घंटा, कम से कम मैक्सिमम 1 घंटा मैप देखना है। क्लियर है? तो कल क्या देख कर आएंगे आप लोग, मैप में क्या देखेंगे, क्योंकि उसी से हम पूछेंगे। तो एशिया देखिएगा या यूरोप देखिएगा? कल एशिया करके आइए, सब लोग कल एशिया करके आइए पूरा, क्योंकि आप लोग का समय नहीं है। तो आपसे तो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन आप लोग एशिया का लैंड करके आइएगा, केवल धरती, पानी नहीं पूछेंगे, धरती के अंदर जो पानी होगा वो पूछेंगे, ठीक है ना। एशिया का लैंड, एशिया का धरती कल करके आना है, परसों एशिया का वाटर कीजिएगा, और आप लोग तो सब करके आइएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये हम बोलते हैं ना कि आपको आयरन, जैसे कि अयस्क से कौन सा धातु निकलता है, एक सवाल पूछता है, लिख के लाए हैं। कार्नेलाइट से पोटेशियम निकलता है और मैग्नीशियम भी, पोटेशियम भी और मैग्नीशियम भी, ठीक है। डोलोमाइट से क्या निकलता है? कैल्शियम। डोलोमाइट से निकलता है कैल्शियम, ठीक है। ये देखिए, ये छोटा सा चार्ट है, बोलिएगा तो इसका फ़ोटो भेज देंगे। इससे एक सवाल ज़रूर आता है, एक सवाल। आप लोग का लिस्ट देखे कितना बड़ा है जो लिख के लाए, कहाँ से, सोर्स क्या था? कुछ छूट गया है, कितना है? एक दो हम पूछते हैं, यदि उसमें है तो बताना। मैलेकाइट, मैलेकाइट किसका है? आप एक मोटी कॉपी बना लीजिए, एक मोटी कॉपी बना लीजिए स्पाइरल वाली, ठीक है ना, ठीक है। मैलेकाइट। कोरंडम किसका अयस्क है? ठीक है, अच्छा है। चलिए, एंग्लोसाइड से क्या बनता है? एंग्लोसाइड नहीं होगा, आपके सोर्स का सीमा है, नहीं है ना। चलिए, अरे इसका तो सोर्स, हाँ हाँ, लेड का वही है, लीड नहीं, लेड, शीशा जिसको बोलते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम होता है प्लम्बम, ठीक है।